हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पशुओं के विभिन्न जननांगों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। मादा जननांग कौन से होते हैं और नर जननांग के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। साथ ही अपन ने पशुओं से प्राप्त होने वाले मांस उत्पादन के बारे में बात कर ली थी, कौन से पशु से किस प्रकार का मांस उत्पादन प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त विभिन्न जो प्रजनन संबंधी क्रियाएं होती हैं उनकी जो अवधियां थी उनके बारे में अपन ने अच्छी तरीके से चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपन नवजात बछड़ों की देखभाल कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे और पशुओं में होने वाली जो जनरल व्याधियां या विकार की अपन बात कर लेते हैं, जैसे घाव हो गया, मोच आ गई। अपन ने वैसे इनकी बीमारियां तो पिछली क्लासों में अच्छी तरीके से पढ़ ली है, लेकिन कुछ जनरल व्याधियां जैसे मोच आना, घाव आना, कोई पशु का जल जाना, तो उनके बारे में अपन चर्चा और कर लेते हैं। क्लियर? तो आज देखिएगा, अपन सबसे पहले बात करते हैं पशु नवजात बछड़ों की देखभाल कैसे की जाती है। एक तो पशु के साथ रखकर बछड़े को पाला जाता है और एक पशु को अलग करके पाला जाता है। पशु से तुरंत उसको अलग कर लिया जाता है, अलग बिना माँ के या बिना उसकी माता के उसको पाला जाता है। उन क्रियाओं को क्या क्या कहा जाता है इसमें अपन देख लेते हैं। चलिएगा, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले नवजात बछड़ों की देखभाल में। तो देखभाल में देखिएगा, सबसे पहले इसमें नवजात बछड़ों की देखभाल के लिए बछड़े के जन्म के पश्चात उसे नाक एवं मुंह से झिल्ली हटा देनी चाहिए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि बछड़े के जन्म के पश्चात, जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है उसके पश्चात नाक एवं मुंह से झिल्ली हटा देनी चाहिए। श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है जिसको हटा देना चाहिए। दूसरी चीज, बछड़े के पेट से नाल को 1 से 2 इंच छोड़कर बांध देनी चाहिए। जो नाल आती है जहां से उसको पोषण प्राप्त होता रहता है, उसको 1-2 इंच छोड़कर बांध देना चाहिए तथा बंद से 1.5 इंच नीचे काटकर टिंचर आयोडीन के घोल में डुबोना चाहिए। क्लियर? ये क्रिया अपन क्या करते हैं, जैसे ही बछड़ा जन्म लेता है उसके बाद ये क्रिया कर लेनी चाहिए। पश्चात जन्म के तुरंत पश्चात तो नाक और मुंह से उसकी झिल्ली हटा देनी चाहिए। उसके पश्चात बछड़े के पेट से जो नाल निकलती है जहां से वो पोषण प्राप्त करता है उसको 1-2 इंच छोड़कर नीचे से बांध देना चाहिए तथा बंद होने के बाद 1.5 इंच नीचे से काटकर टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो क्या किया जाता है। जन्म के समय बछड़े का जो शरीर भार होता है वो 25 से 45 केजी होना चाहिए। गाय भैंस के बछड़े की बात कर लेते हैं तो उसके अगर जो जनरली वेट होता है बॉडी का वो कितना होना चाहिए, 25 से 45 केजी होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिएगा आगे की अपन बात कर लेते हैं नवजात बछड़ों का भोजन क्या क्या होना चाहिए। भोजन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो बछड़े के जन्म के 1-2 घंटे पश्चात खीस पिलाना चाहिए। बछड़े को जन्म के 1-2 घंटे पश्चात कीस पिलाना चाहिए। कीस में काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करते हैं या डेवलप कर देते हैं। क्लियर? तो जन्म के तुरंत पश्चात 1-2 घंटे पश्चात उनको क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए। और खीस क्या होता है, खीस किसको बोला जाता है, खीस भी आपको पढ़ाएंगे कि जैसे ही प्रसव की क्रिया के उपरांत जो पशु के आइनों से पीले रंग का जो दुग्ध निकलता है उसको क्या कहा जाता है, खीस कहा जाता है। ओके, जन्म के पश्चात 3 से 4 दिन तक खीस पिलाना चाहिए। 3-4 दिन तक अपन दूध का भी यूज नहीं करते, वो दूध अपन क्या करते हैं, बछड़े को ही पिलाते हैं या उसको निकाल कर अपन क्या कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो उसमें जो अपन बात कर लेते हैं जो खनिज पदार्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, बछड़े के इम्यूनिटी सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए किया जाता है। बछड़े को 2 माह की उम्र तक मिल्क रिप्लेसर दुग्ध प्रतिस्थापक देना चाहिए। कहने का मतलब दूध से उत्पादित कुछ आहार देना चाहिए या फिर उसको दूध पिलाना चाहिए। कितने माह तक, 2 माह तक। उसके बाद बात करते हैं कि इसके आगे और क्या देना चाहिए। 4 माह की उम्र तक कॉफ स्टार्टर देना चाहिए। कॉफ स्टार्टर का मतलब होता है शुरुआती उसको आहार देना चाहिए। ठीक है, वयस्क होने के लिए जो उसको शुरुआती आहार दिया जाता है वो देना चाहिए। खीस नवजात बछड़े का मुख्य आहार होता है, बिल्कुल सही बात है। खीस रेचक गुण वाला होता है, दस्तावर होता है, अर्थात अगर खीस आप पिलाओगे तो उसके पेट की जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। अर्थात खीस पिलाने से जो बछड़ा होता है उसमें हल्के दस्त लग जाते हैं। ओके, खीस में IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन
ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, आईजीजी प्रोटीन पाई जाती है जो नवजात में एंटीबॉडीज तैयार करती है। मैंने अभी बताया था आपको, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करती है जिससे बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। ओके, तो ये इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है और विटामिन्स पाए जाते हैं जो उसकी एंटीबॉडी को तैयार करते हैं, अर्थात रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता उत्पन्न कर देते हैं। ओके, तो ये किस का मुख्य कार्य होता है। आगे बात करें, बछड़े को उसके शरीर भार का 1/10वां भाग खीस पिलाना चाहिए। अगर मान लीजिएगा किसी बछड़े का 1 किलो वजन है, 10 किलो वजन है, तो उसको कितना पिलाना चाहिए, 1 किलो या 1 लीटर खीस पिलाना चाहिए। ओके, बछड़े की पहली विष्ठा को मेकोनियम कहा जाता है। बछड़ा जो पहली बार उत्सर्जित पदार्थ गोबर के रूप में करता है उसको क्या बोला जाता है, मेकोनियम कहा जाता है। क्लियर। बछड़े का पहला आमाशय 4 माह की उम्र में विकसित होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बछड़े का पहला आमाशय कितने माह की उम्र में विकसित होता है, तो कितने माह की उम्र में होता है भैया, 4 माह की उम्र में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा 15 दिन की उम्र पर बछड़े मुलायम घास खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बछड़ा 15 दिन का हो जाता है उसके बाद हल्की दूब घास खाना शुरू कर देता है। ओके, ऑर्फन कॉफ, वह बछड़ा जिसकी मां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑर्फन कॉफ किसे कहा जाता है, वह बछड़ा जिसकी मां की मृत्यु हो जाती है, उस प्रकार के बछड़े को क्या कहा जाता है, ऑर्फन कॉफ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, और पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि ऑर्फन ऑफ कॉफ किसे कहते हैं, या कि वह बछड़ा जिसकी मां की मृत्यु हो जाती है उस बछड़े को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, ऑर्फन कॉफ कहा जाता है। क्लियर बताया जा सकता है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं बछड़ा पालने की विधियां। बछड़ा पालने की विधियों की बात करें तो विधियां कितनी होती है भैया, 2 होती है। एक होती है सकलिंग और दूसरी होती है विनिंग। सकलिंग का मतलब तो हो गया 7, सकलिंग का मतलब 7, विनिंग का मतलब अलग। सकलिंग 6 से 7, वी का मतलब अलग अलग हो गए। ठीक है, तो सकलिंग की बात कर लेते हैं। देखो इसमें बछड़ा पालन की विधियों की बात कर लेते हैं, तो 2 विधियों के द्वारा अपन क्या करते हैं, बछड़ों का पालन करते हैं। पहली आती है सकलिंग विधि। सकलिंग विधि में बछड़े को मां के साथ रखकर पाला जाता है। सकलिंग का मतलब हो गया साथ साथ रखकर पाला जाता है। प्राकृतिक विधि है और भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है। अपन क्या करते हैं, गाय जैसे ही गाय का जो बछड़ा होता है उसको माता के साथ रखकर ही, गाय की माता के साथ रखकर ही उसको पाला जाता है। तो अपने भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित विधि कौन सी है भैया, बछड़ा पालने की, सकलिंग विधि है। ओके, और ये एक प्राकृतिक विधि है, इसमें बछड़े को माता के साथ ही रखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, दूसरी जो विधि आती है वो आती है विनिंग विधि। कौन सी विधि आ जाती है भैया, विनिंग विधि आ जाती है। इसमें देखो क्या होता है, बछड़े को पशु के ब्याने के तुरंत बाद 0 विनिंग या 24 से 48 घंटे तक अलग कर दिया जाता है। या तो उसको तुरंत ब्याने के तुरंत बाद ही अलग कर देंगे, या फिर 24 से 48 घंटे में उसको क्या कर लिया जाता है, मादा पशु से अलग कर लिया जाता है। विनिंग विधि विदेशी गायों में अपनाना आसान होती है। इसका जो मुख्य प्रयोग किया जाता है वो विदेशी गायों में किया जाता है, इसका प्रयोग अपने देसी गायों में नहीं किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक विधि है। ओके, तो इसमें अपन क्या कर लेते हैं, बछड़े को मां से अलग करके पाला जाता है, उस विधि को क्या कहा जाता है भैया, विनिंग कहा जाता है। और जब मां के साथ बछड़े को पाला जाता है तो उसको अपन क्या कह देंगे, सकलिंग कह देंगे। क्लियर, सकलिंग प्राकृतिक विधि है और विनिंग वैज्ञानिक विधि है। सकलिंग में भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है और विनिंग विधि विदेशों में या विदेशी गायों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ओके, बड़े व संगठित डेयरी फार्मों पर अपनाई जाती है। जो विनिंग क्रिया होती है वो बड़े, या अपन बात कर लेते हैं संगठित कोई डेयरी फार्म है उस पर यह क्रिया अपनाई जाती है। इसे भैंस में अपनाना बहुत कठिन होता है, ये भैंस में नहीं अपनाई जाती। ओके, क्यों नहीं अपनाई जाती, क्योंकि भैंस का जो पाडा होता है वो दूर नहीं रह पाता। ठीक है, पशुओं में ब्यात अंतराल कम किया जा सकता है। इससे देखो क्या हो सकता है, पशुओं में जो ब्यात अंतराल है उसको बहुत कम किया जा सकता है। सामान्यतः 6 से 18 माह, कम 13 से 14 माह, इतना अपन क्या कर सकते हैं। सामान्य जो ब्यात अंतराल होता है वो 16 से 18 माह का होता है, जिसको अपन कम करके कितना कर सकते हैं, तो 13 से 14 माह तक किया जा सकता है। ओके, घाव। अब देखो इसके बाद ये तो हो गया, अपन बात कर लेते हैं। तो इसको अपन ने पढ़ लिया कि भैया जो बछड़ों को पालने की क्रिया कैसी होती है और किस किस तरीके से पाला जाता है। साथ रखकर पाला जाता है तो सकलिंग, अलग रख के पाला जाता है तो विनिंग। ये तो हो गया अपने बछड़ों की देखभाल या उनको पालने की विधियां।
अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पशुओं में जो होने वाली सामान्य व्याधियां हैं, सामान्य व्याधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पशुओं में अगर सामान्य व्याधियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पहली जो व्याधि है, अपन ने बीमारियां अच्छी तरीके से पढ़ ली थी, सारी बीमारियां पढ़ ली थी, जीवाणु द्वारा होने वाली, कवकों द्वारा होने वाली, वायरस जनित होने वाली या किसी जन्मजात रोगों के बारे में अच्छी तरीके से अपन ने चर्चा कर ली थी। यहाँ पे कुछ व्याधियां बच गई थी जो अपन ने बीमारियों के साथ नहीं पढ़ाई थी, वो अपन अब चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहला आता है वाउंड। वाउंड की बात कर लेते हैं। घाव, घाव तो अच्छी तरीके से जानते हो, आपको देखो ये घाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, पशु में घाव, ठीक है, किसी कारणवश चोट लग जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, घाव कहते हैं, ठीक है। खरोंच, इसमें देखो घाव भी अपने कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक तो हल्की सी खरोंच आ जाता है, स्क्रेच आ जाता है ना, एब्रेशन हो जाता है जिसको अपन कह सकते हैं एब्रेशन, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, 0.1% लाल दवा या 1% फिनाइल से घाव धोकर टिंचर आयोडीन लगा दिया जाता है। अगर हल्की सी खरोंच आ जाती है तो उस पर तो अपन क्या करेंगे, 0.1% लाल दवा से धोएंगे और 1% फिनाइल से धोकर उस पर क्या लगा दिया जाता है, टिंचर आयोडीन लगा दिया जाता है। चलो ये तो खरोंच में हो गया। अगर कोई ओपन वाउंड है, अगर खुला घाव है, तो उस पर उसको क्या करेंगे, 1% लाल दवा से धोएंगे और टिंचर आयोडीन या एंटीसेप्टिक उस पर लगा देंगे, ठीक है। अगर कोई पुराना घाव है, अगर कोई पुराना घाव है तो उसको भी क्या करेंगे भैया, अपन 1% लाल दवा से धोएंगे, नाजुक भागों पर एक्रीफ्लोविन लोशन लगाएंगे और मर्क्यूरोक्रोम दवा का उपयोग किया जाता है। कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, मर्क्यूरोक्रोम दवा का उपयोग किया जाता है, या फिर एक्रीफ्लोविन अपन लोशन का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर। तो इसका प्रयोग करके देखो, 1% लाल दवा से धोना चाहिए, नाजुक भागों पर एक्रीफ्लोविन लोशन या फिर मर्क्यूरोक्रोम दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई घाव लंबे समय से है या पुराना हो गया है तो उसके लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई घाव नया है या फिर हल्का सा खरोंच है तो वहां पे तो टिंचर आयोडीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। चलो ये तो हो गया घाव। घाव के बाद अपन दूसरी बात कर लेते हैं, दाह। दाह का मतलब हो गया ब्रन। ब्रन, दाह का मतलब ये हो गया, देखो अपन ब्रांडिंग की क्रिया करते हैं तो ब्रांडिंग की क्रिया में अगर लोहे की छड़ से दागते हैं तो वहां पे भी घाव बन जाता है, ठीक है। मतलब उसके जले हुए भाग को क्या कहा जाता है, दाह कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रुन किसको कहा जाता है, अगर कोई पशु का जला हुआ जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे, दाह कहेंगे। अब जले हुए भाग पर चूने का पानी या अलसी का तेल मिलाकर लगाना चाहिए, ठीक है। चूने का पानी और अलसी के तेल को 1:1 में मिलाकर क्या कर देना चाहिए, उस जहां पे जले हुए स्थान पर लगा देना चाहिए। मवाद या तरल पदार्थ वाले घाव पर जिंक ऑक्साइड लगाना चाहिए। अगर वहां पे जला हुआ स्थान है और वहां पे क्या पड़ गई है भैया, मवाद पड़ गई या तरल पदार्थ वहां से निकलना शुरू हो गया है, तो उस घाव पर अपन क्या लगाएंगे, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। बताया जा सकता है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात, तीसरा आ जाता है मौच। इसको अपन क्या कर सकते हैं, तेजाब से जलने पर 1% कपड़े धोने के सोडे का घोल प्रयोग किया जाता है। अगर कोई पशु का कोई भाग तेजाब से जल जाता है तो उसके निवारण के लिए अपन क्या करेंगे, 1% कपड़े धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं मौच। मौच देखिएगा, आपको पशु के पैर में यहाँ पे अच्छी तरीके से मौच दिखाई दे रही है कि मौच कैसे होती है। इसमें क्या होगा कि पशु के पैर जो टकने वगैरह होते हैं, घुटने वगैरह होते हैं, वहाँ पे किसी कारण जो बाह्य चोट आ जाती है, अंदरूनी चोट आ जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मौच कहते हैं। अब मौच का निवारण कैसे किया जा सकता है, तो भैया नमक या बोरिक अम्ल के गुनगुने पानी से सेक करना चाहिए। नमक या बोरिक अम्ल का जो गुनगुना पानी में मिलाकर उसका क्या करना चाहिए, सेक करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो स्वेलिंग कम हो जाएगी, वहाँ से सूजन कम हो जाएगी और पशु का दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो स्पेरिन में अपन ये क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद बात करें पेचिस। पेचिस की बात कर लेते हैं, तो डिसेंट्री की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है भैया, पेचिस में क्या हो जाते हैं, खूनी दस्त हो जाते हैं। खूनी पेचिस या लाल पेचिस भी इसको कहा जाता है। और ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, अच्छी तरीके से बता दिया था जहां पे कंप्लीट डिजीज पढ़े थे। गर्मियों में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। रोग का जीवाणु बड़ी आंत में रहता है जो दस्त उत्पन्न करता है। जो पेचिस होता है, डिसेंट्री होता है, उसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो जीवाणु होता है वो बड़ी आंत में रहता है और ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। अपन बता सकते हैं कि एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा रोगी पशु के दस्त में कोक्सीडिया निकलती है, ठीक है। गाय, भैंस व कुक्कुट के छोटे छोटे बच्चों में सर्वाधिक इसका प्रकोप होता है। रोग कारक इसका प्रोटोजोआ परजीवी होता है। कोक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई होता है। नोट, इस परजीवी की स्पोरोजोइट अवस्था
अवस्था छूत फैलाने का कार्य करती है। मतलब ये एक दूसरे पशु के आपस में संपर्क में आने से भी फैल जाता है। अगर इसकी स्पोरोजोइट स्टेज हो तो एक दूसरे पशु के संपर्क में आने से भी ये फैल जाता है। ओके, इसका रोग कारक हो गया। रोग कारक के बाद अगर बात करें लक्षण, तो गोबर पतला व रक्त मिला हुआ आता है, ऐंठन युक्त दस्त होते हैं, बेचैनी एवं प्यास बढ़ना, भूख घटना, 5 से 15% रोग पशुओं की क्या हो जाती है, इसमें भैया मृत्यु भी हो जाती है। ओके, तो बताया जा सकता है आराम से। पेचिस के बारे में पहले भी अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। इसका रोकथाम कैसे करें, तो सल्फर ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, जैसे सल्फागोनेडिन की गोलियां हो गई, सल्फामेजाथिन सोडियम की 33.3% की घोल की अंतःशिरा इंजेक्शन लगा देना चाहिए। ऐंठन तथा दर्द को कम करने के लिए गुदा में 1% फिटकरी का घोल का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। इन का अपन औषधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है पेचिस के निवारण के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, डिहाइड्रेशन रोकने के लिए, बार बार प्यास लगती है, उसको रोकने के लिए 1000 से 2000 सैलाइन घोल का अंतःशिरा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अन्य औषधियां जैसे नक्सबॉम हो गई, उसके 30 नक्सबॉम 30 हो गई, एलोम 30 हो गई, मर्क्यूरिक स्कार 200 हो गई, मर्क सॉल 200 हो गई, इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिएगा आगे, कब्ज। कब्ज की मैं बात कर लेता हूं। तो कब्ज में क्या होता है कि भैया जो पशु होता है वो सही समय पे गोबर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका मुख्य जो कारण होता है सूखा चारा खिलाने के बाद पानी न पिलाना, रुमेन व ओमेजन में चारा फंस जाना। अगर अपन सूखा चारा खिला देते हैं और उसके बाद पशु को पानी नहीं पिलाते हैं तो पशु में कब्ज की समस्या बन जाती है। या फिर क्या होगा, जो सूखा चारा होता है वो रुमेन व ओमेजन में फंस जाता है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाती है, कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं इसके, देखो, गोबर सख्त होना, थोड़ा थोड़ा व आव लिपटा हुआ होना। ठीक है, बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा, इसमें भूख का घटना, पेशाब का ज्यादा होना, मुंह में कांटों का बढ़ना व पशु का सुस्त होना। चिकित्सा की बात कर लेते हैं, तो अलसी के तेल का प्रयोग कर लेना चाहिए, अरंडी के तेल का प्रयोग कर लेना चाहिए, तिल के तेल का प्रयोग कर लेना चाहिए, सौंठ मिलाकर इनका प्रयोग कर लेना चाहिए, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि ये सारे लैक्सेटिव कार्य करते हैं, ये मृदुरेचक का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अतिसार। अतिसार की बात कर लेते हैं, डायरिया की बात कर लेते हैं। तो डायरिया में क्या होता है भैया, इसको दस्त बोल सकते हैं या पेट चलना भी इसको कहा जा सकता है। कारण क्या होता है, खराब चारे, दाने व पानी का देना, जिसके हाथों में खराश होना, सूखे चारे के बाद कच्चे हरे चारे का देना, पेट में कीड़ों का होना, ज्यादा गर्मी व सर्दी का लगना आदि के कारण क्या हो सकता है, पशु में डायरिया या अतिसार हो जाता है। ठीक है, इन सभी कारणों के कारण पशु में क्या हो जाता है भैया, अतिसार या डायरिया हो जाता है। दूसरी मैं बात करूं कि भैया इसके लक्षण क्या है, तो पशु का सुस्त होना, जुगाली कम करना या बंद कर देना, गोबर पतला व पशु कमजोर होना डायरिया के मुख्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि भैया इसका उपचार कैसे किया जाए। तो इसके उपचार की मैं बात कर लेता हूं। यदि रोग खराब चारे या आंतों में खराश होने के कारण हो तो पशु को अलसी, तिल या अरंडी का तेल 160 से 220 ग्राम व 300 ग्राम अफीम मिलाकर देना चाहिए। क्योंकि वैसे तो अगर अपन डायरेक्ट अलसी का तेल देंगे तो वो तो खुद लैक्सेटिव का कार्य करता है, मृदुरेचक का कार्य करता है, तो उसमें 300 ग्राम अफीम मिलाकर दिया जाता है। दस्त रोकने के लिए खाड़िया मिट्टी, कत्था, अफीम, सौंठ, चावल का मांड मिलाकर देना चाहिए। उसके कारण क्या हो जाएंगे भैया, पशुओं में दस्त रुक जाएंगे। ओके, अल्फागोनाडिन या सल्फामेजाथिन की गोली देना चाहिए। पतले दस्त होने पर पोडाफाइलम 200 सल्फर दिन के समय दस्त लगने पर, नक्स 30 बार बार दस्त लगने पर देनी चाहिए। अगर दिन में दस्त लगते हैं तो सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, और नक्स 30 की बात कर लेते हैं तो बार बार दस्त लगने पर इसका प्रयोग करना चाहिए, पशु को दे देनी चाहिए। क्लियर बताया जा सकता है। अब देखो तीसरा आ जाता है खाज एवं खुजली रोग। छूतदार चर्म रोग है, इसका रोग कारक की बात कर लेते हैं तो माइट्स होता है, जिसको अपन चिचड़ी वगैरह के नाम से भी जाना जा सकता है। ये एक परजीवी 4 प्रकार के कीटाणुओं द्वारा या ये परजीवी के द्वारा होता है। सोरापिट्स हो गया, क्यूमिनिस हो गया, कैरियोपिप्स्ट, सिम्बोइटिस हो गया, और डेमोडेक्स, फॉलिकुलरिस हो गया, और सार्कोप्टिस, इसके भी इन सारे माइट्स के द्वारा ये रोग फैलता है। इसके बाद देखिएगा लक्षण, शरीर पर सूजन आ जाती है, फुंसियां होना, शरीर के बालों का गिरना, ये चर्म रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। चमड़ी का रंग लाल व पशु शरीर को खुजाता हुआ दिखाई देता है। तो अच्छी तरीके से आप सारे बता सकते हो, और अपन ने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर ली थी। उपचार देखो, सल्फर 200, सीपिया 200, रक्सटक्स 200 का प्रयोग करना चाहिए।
एनोरेक्सन, फोर्ट व प्रोमिन एचएस की 2-2 गोलियां सुबह शाम देनी चाहिए इसके निवारण के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता का मतलब ये होता है कि जो अपन आहार काम में ले रहे हैं उस आहार में कुछ ऐसे एल्केलॉइड्स होते हैं जो पशुओं की बॉडी के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड एक HCN धुरन होता है। क्या होता है भैया, HCN धुरन होता है जो मुख्य रूप से कच्ची ज्वार में पाया जाता है। ये कुछ ऐसे पदार्थ है जैसे ज्वार में धुरीन, जिसका एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइसिस होने पर हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनता है, ये सूक्ष्म मात्रा में हानिकारक होता है। इसकी थोड़ी बहुत भी मात्रा हो, अगर कच्ची अवस्था में पशुओं को ज्वार खिला दिया जाता है तो उसमें HCN का निर्माण होता है, हाइड्रोसाइनाइड का निर्माण होता है, जो एक हानिकारक रसायन होता है। और इसको खिलाने पर कच्ची अवस्था में अगर ज्वार पशु खिला देंगे तो पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज्वार की कटाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद करके पशुओं को खिलानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। देखो, हरी ज्वार में धुरीन है तो आहार में ज्वार की 3% से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसमें धुरीन पाया जा रहा है तो ज्वार की मात्रा कंप्लीट आहार में 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गॉसिपोल। देखो, गॉसिपोल किस में होता है भैया, कपास में पाया जाने वाला एक हानिकारक एल्कलॉइड होता है। बिनोले या बिनोले की खल में उपस्थित होता है। मुर्गियों के आहार में 0.015% मात्रा भी हानिकारक होती है। अगर इसकी मात्रा, गॉसिपोल की मात्रा 0.015% से भी अधिक कम है तो भी ये मात्रा क्या होगी, हानिकारक होगी। उबालने पर हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है। बिनोले की खल को अगर आप उबाल लेते हो या बिनोले को उबाल लेते हो तो गॉसिपोल की मात्रा उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन भैया मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली की खल में एस्परजिलस फ्लेविस नामक कवक के लगने से सड़ने लगती है। ठीक है, और मूंगफली में हल्का कड़वाहट आ जाता है। कड़वाहट किसके कारण आता है, एफ्लाटॉक्सिन के कारण आता है। और एफ्लाटॉक्सिन किसके कारण उत्पन्न होता है, अधिक नमी के कारण, जो एस्परजिलस फ्लेविस नामक कवक होता है उसके कारण ये व्याधि उत्पन्न होती है, जिससे टॉक्सिन जैसे एफ्लाटॉक्सिन बन जाते हैं। ओके, बताया जा सकता है हानिकारक रसायन का निर्माण हो जाता है। कीटनाशी, फसलों पर कीट नियंत्रण हेतु कई कीटनाशी जैसे मिथाइल पैराथियान, एंडोसल्फान छिड़के जाते हैं, जिनके प्रभाव से प्राप्त चारा हानिकारक होता है। अपन विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जब फसलों में करते हैं तो उनके प्रभाव आपको फसलों में भी दिखाई देते हैं, और उन फसलों का प्रयोग जब अपन पशुओं के लिए करते हैं तो वो रसायन पशुओं की बॉडी में भी चले जाते हैं। क्लियर। जू प्रकोप, लाइस इंसेप्टेशन ऑफ ल्यूसिनेस की बात कर लेते हैं। तो पशु के शरीर पर पाए जाते हैं तथा उनका रक्त लसिका द्रव्य चूसकर हानि पहुंचाते हैं। जू की जातियां निम्न होती है, इसकी अलग अलग प्रकार की जातियां होती है। देखो, पहली आती है हेमेटोपाइंस। यूरिस्ट्रांस की बात कर लेते हैं तो इसे शॉर्ट नोज्ड कैटल लाउस कहते हैं। गौवंश में इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है वो गायों को पहुंचाती है। नेक्स्ट इसकी प्रजाति की बात कर, ये इसका जो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है वो फरवरी मार्च में होता है। कब होता है भैया, फरवरी मार्च में। हेमेटोपाइंस ब्रूफेलाई, ये भारतीय भैंस में इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। ओके, फिर बात कर लेते हैं आगे अपन लिनोग्रेथस ओविलस की बात कर लेते हैं तो ये भेड़ों में पाई जाती है। इसे भेड़ की शरीर जू, नीली जू या फिर फेस लाउस भी कहा जाता है। क्लियर बताया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा लिनोग्रेथस पिडेलस, पिडेलिस की बात कर लेते हैं तो भेड़ की जू है जो टांगों व पैरों पर पाई जाती है, इसलिए इसे पाद जू भी कहते हैं, क्योंकि पैरों पर पाई जाती है। पैरों पर पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है भैया, पाद जू भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा लिनोग्रेथस स्टेनोप्सिस, भारत में बकरियों के शरीर पर ये पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा बकरियों को नुकसान पहुंचाती है। ओके, तो ये विभिन्न प्रकार की क्या हो जाती है भैया, अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद पांचवी जो देखो इसकी माइक्रोथेरिसियस कमेली, ऊंट पर पाई जाती है। कमेली से आप समझ जाओगे कि ऊंट में पाई जाती है। और इसके लक्षणों की बात करें तो जू के काटने के स्थान पर रक्त बाहर आकर जम जाता है, इस पर मक्खियां बैठती है जिससे स्ट्राइक रोग उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है जू काट देगी, जू काटने से वहाँ की जो ब्लड सेल्स होती है वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और उस पर आके मक्खियाँ बैठेगी। मक्खियाँ बैठने पे वहाँ पे कौन सा रोग हो जाएगा भैया, स्ट्राइक रोग उत्पन्न हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। ओके, इसके उपचार के लिए अगर अपन बात करें तो कीटनाशक दवाइयाँ निमजन, मेलाथियान, ब्यूटॉक्स आदि का छिड़काव कर देना चाहिए, जिसके कारण जो भी जू होती है वो क्या हो जाती है भैया, नष्ट हो जाती है। तो इनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। क्लियर बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। चलो,
तो अपन बता सकते हैं कि अच्छी तरीके से कौन कौन सी व्याधियां होती है, बछड़ों का पालन किस तरीके से किया जाता है, इस क्लास में अपन ने अच्छी तरीके से इनको देख लिया है। तो अच्छी तरीके से आपको भी पढ़ना है और जो भी अपने साथी है उन सभी साथियों को शेयर करना है ताकि वो सारे साथी भी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। जो भी अपने साथी तैयारी करने वाले हैं, एनिमल साइंस पढ़ना चाहते हैं, उन सभी साथियों को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।